सो वेलकम बैक लॉन्डो। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि वीडियो लेट आ रही है और छोटी भी आ रही है। गाइज, प्रॉब्लम यह है कि मेन स्टोरी अभी बहुत स्लो चल रही है और उसे ठीक करने में काफी टाइम लग रहा है। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि अब इस सीरीज को एंड ही करते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि इस सीरीज के आगे 2 बड़ी वीडियो यानी मूवी आने वाली है। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे से ज्यादा लंबी मूवी बनाऊं, और यकीन मानो मूवी बहुत खतरनाक होने वाली है। मैंने उसकी स्क्रिप्ट लिखना शुरू भी कर दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। भाई लोग, कम से कम 1 महीना लगेगा दोनों मूवी लाने में। और जो स्टोरी पहले से लिखी हुई है उसे मैं सिर्फ वॉइस बनाकर मेंबर्स को दे दूंगा। साथ ही नेक्स्ट वीक एक नई सीरीज भी शुरू हो जाएगी। और गाइज, वीडियो लेट होने के लिए सॉरी। आपको पता है मैं ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही लेता हूं, लेकिन इस बार स्क्रिप्ट और बाकी प्रॉब्लम्स ने थोड़ा सर दर्द कर दिया। तो चलो भाई, अब वीडियो शुरू करते हैं। सास्के का चेहरा अचानक बदल गया। अपने शारिंगन की तेज नजर के बावजूद उसे बिल्कुल पता ही नहीं चला कि योरोई अकादो ने कब अर्थ स्टाइल क्लोन इस्तेमाल कर लिया। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई। यह बात तो तुम्हें खुद से कहनी चाहिए, तुम जैसे कमजोर इंसान। जैसे ही मिट्टी का क्लोन टूट कर गिरा, उसी समय असली योरोई अकादो पास खड़े भारी पत्थर के स्तंभ के पीछे से निकल आया। उसकी गति बेहद तेज थी। एक पल में ही वह सास्के के पीछे पहुंच गया। उसके दोनों हाथ ऐसे मुड़ रहे थे जैसे बिना हड्डियों के कोई जहरीला सांप, और अगले ही पल उसकी बाहें तेजी से सास्के के शरीर के चारों ओर लिपट गईं। धत, तुम कमीने। जब तक सास्के को स्थिति समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके हाथ कसकर जकड़ लिए गए थे और वह अजीब तरह से लचीली बाहें उसके पूरे शरीर को कसकर जकड़ चुकी थीं। अब उसके लिए कोई भी असरदार जवाब देना लगभग नामुमकिन हो गया था। हे। क्या हुआ उचिहा सास्के? अब बड़ी बड़ी बातें क्यों नहीं कर रहे? सच कहूं तो समझ नहीं आता कि ओरोचिमारू ने आखिर तुम में ऐसा क्या देख लिया। योरोई अकादो ने यह बात जोर से नहीं कही, इतनी धीमी आवाज में बोला कि सिर्फ सास्के ही सुन सके। इसी दौरान योरोई अकादो ने अपनी असली क्षमता भी इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सिर्फ उसकी अजीब पकड़ ही खतरनाक नहीं थी। जब वह किसी के शरीर के संपर्क में आता था तो वह सामने वाले का चक्र तेजी से अपने अंदर खींच लेता था और धीरे धीरे दुश्मन पूरी तरह बेबस हो जाता था। सास्के! यह देखकर साकुरा घबराकर चिल्ला उठी। रॉक ली भी उतना ही बेचैन हो गया। सास्के, हिम्मत मत हारो, उस लंबे हाथ वाले अजीब इंसान को हरा दो। उधर माइट गाय की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, काकाशी, तुमने भी नोटिस किया? वो साउंड विलेज का निंजा लगता है। सास्के का चक्र सोख रहा है। हालांकि योरोई अकादो का यह तरीका काफी छुपा हुआ था। सिर्फ उस जगह जहां उसका सीना सास्के की पीठ से लगा था, वहां हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। लेकिन इतने अनुभवी जॉनिन निंजाओं के लिए इसे पहचानना मुश्किल नहीं था। हाँ, काकाशी ने सिर हिलाया। उन्हें यह बात पहले ही समझ आ चुकी थी और अब उनके मन में सास्के को लेकर चिंता भी बढ़ रही थी। सच कहा जाए तो योरोई अकादो की ताकत बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस समय वह सास्के के लिए बिल्कुल सही काउंटर साबित हो रहा था। पहले उसने पत्थर के स्तंभ के पीछे छिपकर चालाकी से हमला किया, फिर पलक झपकते ही सास्के के पीछे पहुंच गया और अब उसे जकड़कर उसका चक्र लगातार सोख रहा था। इन सब चालों ने सास्के को पूरी तरह मुश्किल में डाल दिया था। सास्के के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। उसके शरीर को जकड़ने वाली बाहें और भी ज्यादा कसती जा रही थीं। उसके शरीर की हड्डियां धीरे धीरे चटकने लगीं। कड़क कड़क। इतना दबाव था कि अब सास्के को ठीक से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने दांत भींच लिए। वह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। अपने शरीर में बची हुई आखिरी ताकत से वह पूरी ताकत लगाकर छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह सब पूरी तरह बेकार साबित हुआ। बल्कि इससे तो योरोई अकादो और भी हंसने लगा। हे, तुम जैसे इंसान कभी भी ओरोचिमारू के अगले शरीर बनने लायक नहीं हो सकते। मेरी मानो, शांत रहो और हार मान लो। मैं बस तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा, तुम्हारी जान नहीं लूंगा। कमबख्त, मैं यहाँ हार कैसे मान सकता हूँ? सास्के अपने आप से बुदबुदाने लगा। मैं यहाँ हार नहीं सकता। हवा की कमी की वजह से उसकी आंखें धुंधली होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल बेहोश हो सकता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में अचानक एक चेहरा उभरा। वह रात जब पूरे उच्चिहा कबीले का नरसंहार हुआ था। उस रात वह आदमी जिसने अपनी मांगेक्यो शारिंगन से उस पर चेंजुत्सु इस्तेमाल किया था। उस जुत्सु के अंदर सास्के को बार बार वही डरावना दृश्य दिखाया गया। अपने ही कबीले के लोगों की हत्या, अपने माता पिता का खून, वह सब कुछ उसके दिमाग में बार बार दोहराया जाता रहा। उसका दिमाग उस दर्द और डर के चक्र में फंस गया था। वही दृश्य, वही पीड़ा बार बार दोहराई जाती रही। कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? लगभग बेहोश होने की हालत में पहुंचे सास्के ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और एक गुस्से भरी दहाड़ लगाई। उसकी गर्दन के पीछे मौजूद काला कर्स, मार्क ऑफ हेवन, अचानक लाल रंग के चक्र से चमक उठा। उस निशान से काले धब्बों जैसी लकीरें निकलने लगीं और तेजी से सास्के के पूरे शरीर पर फैल गईं। अगले ही पल उसके शरीर से भारी मात्रा में चक्र फटकर बाहर निकल पड़ा। धड़ाम! उस ऊर्जा के झटके ने
योरोई अकादो की सांप जैसी लिपटी हुई बाहों को सीधे झटक कर अलग कर दिया। योरोई अकादो लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हट गया। उसकी आंखों में साफ साफ डर और अविश्वास दिखाई दे रहा था। यह कैसे हो सकता है? ऐसे समय पर क्या सच में कर्स मार्क ऑफ हेवन की ताकत फूट पड़ी है? सास्के! यह देखकर साकुरा घबराकर चिल्ला उठी। वह आधा शरीर रेलिंग के बाहर निकालकर लगभग नीचे कूदने ही वाली थी। साकुरा, शांत हो जाओ। काकाशी ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे वापस खींच लिया। काकाशी सेंसेई, नारुतो, यह क्या हो रहा है? सास्के के शरीर पर जो ये काले निशान हैं, क्या वही चीज है जो उस आदमी ओरोचिमारू ने छोड़ी थी? क्या इससे सास्के को कोई खतरा हो सकता है? साकुरा घबराकर अपने दोनों साथियों से सवाल करने लगी। दरअसल नारुतो ने पहले ही डेथ फॉरेस्ट में उसे थोड़ा सा बताया था कि ओरोचिमारू ने सास्के पर कर्स मार्क ऑफ हेवन लगा दिया है। बाद में जब वे लोग बिना परीक्षा दिए ही डेथ फॉरेस्ट से बाहर आ गए, तब साकुरा ने काकाशी और सास्के से भी इस बारे में पूछा था। इसलिए वह अच्छी तरह जानती थी कि यह कर्स मार्क कोई अच्छी चीज नहीं है। हाँ, काकाशी ने सिर हिलाया। सच कहूं तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि सास्के के लिए बनाया गया वह सीलिंग बैरियर इतनी जल्दी बेअसर हो जाएगा। पास खड़े नारुतो ने भी हल्का सा सिर हिलाया। उसके मन में ख्याल आया, तुम तो सीलिंग जुत्सु के एक्सपर्ट भी नहीं हो। इतनी देर लगाकर जो सील बनाया था वह लगभग बेकार ही था। अगर जिरैया होते और वही इस कर्स मार्क को सील करते तो शायद उसका असर सच में दबाया जा सकता था। लेकिन इस समय नारुतो के दिमाग में और भी कई बातें चल रही थीं, इसलिए उसने अपनी राय जाहिर नहीं की। और सच कहा जाए तो यह कर्स मार्क सास्के की जान के लिए कोई खतरा नहीं था। शुरुआत में बस उसका शरीर इस ताकत के साथ एडजस्ट नहीं कर पाता, जिससे उसे काफी दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन आगे चलकर यही ताकत सास्के के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली। नीचे पहली मंजिल का हॉल। इस समय सास्के का सिर झुका हुआ था। उसके शरीर से नीले और काले रंग का चक्र लगातार बाहर निकल रहा था। उसने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ गर्दन के पीछे मौजूद कर्स मार्क पर रखा। उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भारी पीड़ा से गुजर रहा हो। समझ गया, तो तुम अभी भी इस ताकत के साथ एडजस्ट ही कर रहे हो। योरोई अकादो की आंखों में चमक आ गई। अगर ऐसा है तो यह मौका बिल्कुल सही है। जब दुश्मन कमजोर हो उसी समय उसे खत्म कर देना चाहिए। यह सोचकर उसने अपनी जांघ पर बंधे निंजा टूल पाउच से एक कुनाई निकाल ली। उसने उसे हाथ में घुमाया और तेजी से सास्के की तरफ दौड़ पड़ा। स्विश! कुनाई हवा को चीरती हुई सीधे सास्के के चेहरे की तरफ बढ़ी। छपाक! अचानक खून की छींटें हवा में फैल गईं। लेकिन सास्के ने अपना सिर तक नहीं उठाया। उसने सिर्फ एक हाथ से आते हुए कुनाई को पकड़ लिया। हालांकि उसकी हथेली पूरी तरह आर पार छेद दी गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे दर्द का कोई एहसास ही नहीं हो रहा। अगले ही पल सास्के ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में नीले हरे रंग की ठंडी चमक थी जो किसी सांप की तरह लग रही थी। वह योरोई अकादो को घूरते हुए अजीब तरह से हंसने लगा। तो यही है कर्स मार्क की ताकत। अब मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। सास्के के चेहरे पर खिंची हुई वह अजीब सी मुस्कान देखकर योरोई अकादो का दिल कांप गया। उसे अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे सामने खड़ा यह लड़का अब ओरोचिमारू जैसा बन गया हो। उसके शरीर से ठंडी और डरावनी आभा निकल रही थी। धत्त! तुम आखिर हो क्या? योरोई अकादो के माथे पर पसीना आ गया। उसने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने महसूस किया उसका हाथ सास्के की पकड़ में लोहे की जंजीर की तरह जकड़ चुका था, जैसे किसी बेहद ताकतवर जानवर ने उसे कसकर पकड़ लिया हो। सास्के उचिहा ठंडी हंसी के साथ बोला, अब मुझे समझ आ गया है तुम्हारे उस ओरोचिमारू ने ये ताकत तुम्हें क्यों नहीं दी। वह आगे बोला, क्योंकि इस ताकत को पूरी तरह से अपनाने और कंट्रोल करने की क्षमता सिर्फ मेरे अंदर है। तुम लोग बस कचरा हो। इतना कहते ही सास्के उचिहा के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी फैल गई और उसी के साथ उसका शरीर भी अचानक हरकत में आ गया। उसने अपने उस हाथ को झटका दिया जिसमें अभी अभी छेद हुआ था और पलक झपकते ही सामने खड़े योरोई अकाडो के सामने पहुंच गया। अगले ही पल सास्के उचिहा का मुक्का जोर से योरोई अकाडो की ठोड़ी पर पड़ा। धड़ाम! उस वार से योरोई अकाडो के मुंह से खून की तेज धार निकल पड़ी। मुक्का लगने के लगभग उसी पल सास्के उचिहा ने अपना घुटना जोर से ऊपर उठाया और पूरी ताकत से योरोई अकाडो के पेट में दे मारा। धम! योरोई अकाडो दर्द से चीख उठा और उसका पूरा शरीर हवा में उछलता हुआ पीछे जा गिरा। लेकिन अब भी उसका शरीर जमीन पर गिर भी नहीं पाया था कि सास्के उचिहा की परछाई अचानक वहीं से गायब हो गई। एक झटके में वह योरोई अकाडो के पीछे पहुंच चुका था। धड़ 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 धड़! सास्के उचिहा ने लगातार कई मुक्कों की कॉम्बिनेशन अटैक बरसाए जो सीधे योरोई अकाडो के चेहरे पर पड़ रही थी। हर वार के साथ योरोई अकाडो की दर्द भरी चीखें निकल रही थीं। जो चेहरा पहले ज्यादा मोटा भी नहीं था वह कुछ ही सेकंड में सूजकर लगभग बैल के सिर जैसा हो गया। जब योरोई अकाडो बुरी तरह जमीन पर गिरा तो लगा कि लड़ाई यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन सास्के उचिहा का इरादा अभी खत्म करने का नहीं था। धड़ाम! उसने एक जोरदार लात योरोई अकाडो की कमर के पीछे मारी, फिर झुककर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उन्हें पीछे की तरफ मोड़कर
कस कर जकड़ लिया। सास्के उचिहा ने डरावनी हंसी के साथ पूछा, ये दोनों हाथ शायद तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है ना? योरोय अकाडो घबरा कर बोला, तुम क्या करने वाले हो? उसकी आवाज कांप रही थी। नहीं मत करो। वह पूरी कोशिश से अपना सिर मोड़कर पीछे देखने लगा और डर से भरी आंखों से सास्के उचिहा को देखने लगा। उसे शायद पहले ही समझ आ चुका था कि सास्के उचिहा क्या करने वाला है। वह लगातार रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन सास्के उचिहा ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने योरोय अकाडो की दोनों कलाइयों को कसकर पकड़ा और अचानक पूरी ताकत से पीछे की ओर मोड़ दिया। कड़क कड़क दो जोरदार हड्डी टूटने की आवाजें गूंज उठी। योरोय अकाडो की दोनों बाहों की हड्डियां पूरी तरह टूट गईं और अस्वाभाविक तरीके से पीछे की तरफ मुड़ गईं। योरोय अकाडो की दिल दहला देने वाली चीख पूरे एग्जाम एरिया में गूंज गई। जिन हाथों से उसने सालों तक जूजुत्सु की ट्रेनिंग की थी, वो हाथ अब शायद हमेशा के लिए बेकार हो चुके थे। सास्के उचिहा, बस करो, लड़ाई खत्म हो चुकी है। अचानक गेक्को हयाते बिजली की तरह एग्जाम एरिया के बीच में आ पहुंचे और तुरंत आगे बढ़कर सास्के उचिहा को रोक दिया। असल में जब सास्के उचिहा ने योरोय अकाडो के हाथ तोड़ने की कोशिश की थी, तभी गेक्को हयाते को कुछ गलत महसूस हो गया था। वह ऊपर से कूदकर तुरंत नीचे आए थे, लेकिन फिर भी वे एक पल देर से पहुंचे। योरोय अकाडो के हाथ बच नहीं पाए। ऐसा है क्या? सास्के उचिहा ने अचानक सिर घुमाया और अपनी हरी रंग की सांप जैसी लंबी पुतलियों से गेक्को हयाते की तरफ घूर कर देखा। उस नजर से गेक्को हयाते भी एक पल के लिए सिहर उठे, लेकिन सास्के उचिहा खुद भी समझ रहा था कि अब परीक्षा खत्म हो चुकी है। वह पूरी तरह से अपना होश नहीं खो चुका था। अपने अंदर बची हुई थोड़ी सी चेतना के सहारे उसने अपने शरीर पर फैल चुके काले निशानों को दबाने की कोशिश की। धीरे धीरे उसके शरीर पर फैले हुए काले धब्बे और रहस्यमयी पैटर्न तेजी से सिकुड़ने लगे। वे सब वापस उसकी गर्दन के पीछे मौजूद कर्स मार्क ऑफ हेवन के निशान में सिमटने लगे। कुछ ही सेकंड में वे पूरी तरह गायब हो गए। उसकी आंखों की हरी सांप जैसी पुतलियां भी धीरे धीरे गायब हो गईं और फिर से सामान्य काली आंखों में बदल गईं। अचानक ऐसा लगा जैसे सास्के उचिहा के शरीर की सारी ताकत एक पल में खत्म हो गई हो। उसके पैर लड़खड़ा गए और वह वहीं जमीन पर बैठ गया। वह अपने गले के पीछे बने कर्स मार्क ऑफ हेवन को पकड़कर तेजी तेजी से सांस लेने लगा। सास्के उचिहा, तुम ठीक हो? तभी काकाशी हाताके अचानक उसके पीछे आकर रुके। वह तुरंत झुककर बैठ गए और चिंता भरी नजरों से उसे देखने लगे। अभी जो कुछ हुआ था उससे काकाशी हाताके अंदर से काफी हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ओरोचिमारू द्वारा दिया गया यह कर्स मार्क ऑफ हेवन इतनी तेजी से इतनी जबरदस्त ताकत निकाल सकता है। लेकिन उस चक्रा के अंदर एक बेहद ठंडी और डरावनी ऊर्जा भी महसूस हो रही थी। स्पष्ट था कि वह ताकत सास्के उचिहा की अपनी नहीं थी। जरूर ओरोचिमारू ने किसी खास तरीके से उसे यह शक्ति हासिल कराई थी और काकाशी हाताके यह बात भी अच्छी तरह समझते थे। अगर इस ताकत का बार बार इस्तेमाल किया गया तो इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। सास्के उचिहा के स्वभाव पर भी इसका असर पड़ सकता था। वह शायद और ज्यादा क्रूर और हिंसक बन जाता। सास्के उचिहा ने मुश्किल से अपने शरीर को संभालते हुए कहा, काकाशी हाताके, मैं ठीक हूँ। लेकिन वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसकी आंखें बंद हो गईं। अगले ही पल वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देखकर काकाशी हाताके तुरंत उसे संभाल लेते हैं और उसे उठाकर एक छलांग में दूसरी मंजिल के दर्शक मंच पर ले जाते हैं। सास्के उचिहा, तुम्हें क्या हुआ? नारुतो उजुमाकी और साकुरा हारुनो तुरंत उसके पास आ गए और घबराकर उसकी हालत देखने लगे। बाकी लोग भी धीरे धीरे पास इकट्ठा हो गए और गंभीर चेहरे के साथ पीछे खड़े होकर देखने लगे। अभी थोड़ी देर पहले सास्के उचिहा के शरीर से जो ठंडी और डरावनी चक्रा की लहर निकली थी, उसे सिर्फ काकाशी हाताके ने ही महसूस नहीं किया था। आसपास मौजूद लगभग सभी निंजा ने उस अजीब और ताकतवर चक्रा को महसूस किया था। वह एहसास ऐसा था जैसे सास्के उचिहा अचानक पूरी तरह किसी और इंसान में बदल गया हो। दूसरी तरफ दूसरी मंजिल के एक कोने में काले लंबे बालों वाली एक औरत खड़ी थी। उसकी नजर लगातार सास्के उचिहा पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में अजीब सा उत्साह चमक रहा था और उसके होठों पर हल्की सी डरावनी मुस्कान थी। उसने अपनी लंबी जीभ बाहर निकालकर होठों को हल्का सा चाटा और धीमे स्वर में बोली, तो इस लड़के ने अपनी इच्छा से कर्स मार्क ऑफ हेवन की हालत को दबा दिया। दिलचस्प। सास्के उचिहा, मैंने सच में तुम्हें गलत नहीं चुना। असल में योरोय अकाडो को ओरोचिमारू ने ही एक तरह से बलि का मोहरा बनाकर भेजा था। उसका असली मकसद यह देखना था कि सास्के उचिहा कर्स मार्क ऑफ हेवन की शक्ति को कितना कंट्रोल कर सकता है। हालांकि परीक्षा के प्रतिभागियों की सूची कोनोहा के लोगों द्वारा रैंडम तरीके से तय की गई थी, लेकिन ओरोचिमारू के कई ऐसे अधीनस्थ भी थे जो इस परीक्षा में शामिल थे। उनमें से कई ऐसे निंजा थे जो जानबूझकर सास्के
उचिहा को दबाव में ला सकते थे ताकि उसे मजबूर होकर कर्स मार्क ऑफ हेवन की शक्ति इस्तेमाल करनी पड़े। भले ही इस मुकाबले में यह प्रयोग पूरी तरह सफल न हो पाया हो, लेकिन अगली परीक्षा में ओरोचिमारू फिर से कोई नई योजना बना सकता था। सास्के उचिहा और योरोय अकाडो के बीच हुआ यह मुकाबला हालांकि दोनों के लिए काफी भारी पड़ा, लेकिन योरोय अकाडो की दोनों बाहें टूट चुकी थीं, जबकि सास्के उचिहा लड़ाई जीतने के बाद ही बेहोश हुआ था। इसलिए अंतिम फैसला यही हुआ कि इस मुकाबले का विजेता सास्के उचिहा है और इसी के साथ उसे अगले राउंड में जाने की योग्यता मिल गई। इस मुकाबले ने दर्शकों के बीच एक और हलचल पैदा कर दी। कई लोगों को लगने लगा कि कोनोहा से आए ये नए जनिन भले ही उम्र में छोटे दिखते हों, लेकिन उनकी लड़ाई का तरीका काफी निर्दयी और खतरनाक था। कई लोग मन ही मन यही प्रार्थना कर रहे थे कि अगली लड़ाई में उनका सामना कोनोहा के इन निंजा से ना हो, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि कोनोहा के 12 नए जेनिन में से वास्तव में सबसे ज्यादा खतरनाक सिर्फ नारुतो उजुमाकी और सास्के उचिहा ही थे। बाकी निंजा भी काफी प्रतिभाशाली थे, लेकिन उनका लड़ने का तरीका काफी संतुलित और नियमों के अनुसार था। वे आमतौर पर अपने खास निंजुत्सु का इस्तेमाल करते थे या फिर रणनीति और दिमाग से लड़ाई जीतने की कोशिश करते थे। अगला मुकाबला साकुरा हारुनो बनाम इनो यामानाका। दोनों लड़कियों की ताकत लगभग बराबर थी। किसी का पलड़ा साफ तौर पर भारी नहीं था। परिणाम हुआ दोनों का एक साथ एलिमिनेशन। अगला मुकाबला शिकामारू नारा बनाम किंत्सुची। शिकामारू नारा ने अपनी तेज बुद्धि और रणनीति से आखिरकार मुकाबला पलट दिया। अगला मुकाबला नेजी hyuga बनाम हिनाता hyuga। यह मुकाबला काफी भावनात्मक था। नेजी hyuga की ताकत बेहद ज्यादा थी और मुकाबले में ज्यादा आश्चर्य की गुंजाइश नहीं थी। उसने पूरी तरह हिनाता hyuga को दबा दिया। 5 मिनट से भी कम समय में उसने लड़ाई खत्म कर दी और अगली राउंड में पहुंच गया। अगला मुकाबला चोजी अकिमिची बनाम कानकुरो चोजी। मुकाबले का विजेता बना कानकुरो। अगला मुकाबला रॉक ली बनाम गारा। इन दोनों का मैदान में उतरना नेजी hyuga और सास्के उचिहा की लड़ाई के बाद आज की सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई मानी जा रही थी। असल में रॉक ली अब तक 8 गेट्स तकनीक 8 गेट्स को सफलतापूर्वक सीख चुका था और इस समय वह 5वें गेट तक खोलने की क्षमता हासिल कर चुका था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी।